नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 1 डेवलपमेंट के पार्ट 2 वीडियो को। देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पिछले चैप्टर में हम 5 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। अब आते हैं हम अपने छठे टॉपिक की ओर और पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए आइए। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी कि आय तथा अन्य मापदंड। डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इनकम यानी कि आय के साथ साथ और क्या मापदंड लिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, हमारा पहला पॉइंट यहां पर है, फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम, दे ऑल्सो वांट नॉन मटीरियल थिंग लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। यानी कि जो हमारे डेवलपमेंट, जो हमारे पीपल्स का जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो यही है, वो तभी अचीव कर पाते हैं जब वो चाहते हैं, जब वो आय के साथ साथ उन्हें फ्रीडम, सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स मिलती है, यानी कि दूसरों से रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। इन सभी पॉइंट्स को टुगेदर करके वो इंसान क्या मानता है, अपने आप को डेवलप्ड मानता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमारा दिया गया है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज नीडेड। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए औसतन आय तथा प्रति व्यक्ति आय यानी कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम का होना अत्यंत आवश्यक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, तब आपको जल्दी समझ में आएंगे। आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। As per the table, Maharashtra had topmost position with rupees 1,01,314 per capita income, whereas Bihar was in bottom position with rupees 23,435 per capita income. It means a person in Maharashtra earn rupees 1,01,314 in a year, whereas a person in Bihar earned only 23,435 in 1 year. So Maharashtra is more developed state than Bihar with 1,01,314 per capita income. चलिए, तो यहां पर मैंने आपको एक टेबल दिखाई है, आपने देखा है ये जो टेबल दिख रही है इसमें 3 स्टेट की पर कैपिटा इनकम को दिखाया है 2011 और 12 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इस टेबल में जो आपको देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम है यानी कि प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,01,314 रुपए। केरला के प्रति व्यक्ति आय है 83,725 रुपए। इसी प्रकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 23,435 रुपए। अब यहां पर प्रति व्यक्ति आय मैंने जैसे बताया था कि किसी देश में होने वाले टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को प्रत्येक स्टेट की निकाला गया है और कंपेयर करा गया है। तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड हमारा यहाँ पर कौन है? महाराष्ट्र है। और सबसे लोएस्ट पोजीशन पे जो है, बॉटम पोजीशन पे है, वो है बिहार। 23,435 रुपए प्रति व्यक्ति आय प्रति ईयर वो कमाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसमें हमने एक और पॉइंट है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन लिटरेसी रेट। जैसा कि यहां पर लिखा है कि डेवलपमेंट किसी कंट्री का हमारे लिटरेसी रेट पे, यानी कि उस स्टेट या उस कंट्री के लिटरेसी रेट पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स को लिया जाता है। मैंने जैसे आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी जो हमारा कंपेयर करता है, वो 4-5 चीजों को कंपेयर करके लेता है, जैसे कि पर कैपिटा इनकम को लेता है, हेल्थ रिसोर्सेज को लेता है और एजुकेशन लेवल को लेता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं जिनको किसी कंट्री या स्टेट की डेवलपमेंट को मेजर करने में लिया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। इन दिस टेबल the first column shows that in Kerala, out of 1,000 children born, 12 died before completing 1 year of age, but in Maharashtra, out of 1,000 children born, 25 died before completing 1 year of age. In Bihar, out of 1,000 children born, 44 died before completing 1 year of age. The last column shows that in Kerala, 78 children out of 100 aged 14 or 15 are not attending school
बियॉन्ड द क्लास 8। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 चीजें मैं आपको समझा देता हूँ इस टेबल में। सबसे पहला जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर क्या दिखाया गया है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट को दिखाया गया है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं, किसी देश में जो एक ईयर में 1000 बच्चों पर जो 1000 बच्चे जन्म लिए हैं, उनके अपेक्षा रेशियो में कितने बच्चों की डेथ हुई है। यानी कि अगर किसी स्टेट में, यहां पर जैसे बताया गया है कि महाराष्ट्र में 1000 बच्चों पे में से 25 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही एक्सपायर हो गए। ठीक उसी तरीके से अगली जो दिखा रखा है यहां पर, केरला को दिखाया गया है। केरला में 12 बच्चे ऐसे थे जो 1000 लीव्स बर्थ पे से डाइड हो गए थे। यानी कि हर प्रति 1000 बच्चों पर 12 बच्चे एक्सपायर हो रहे थे 1 ईयर कंप्लीट करे बिना, यानी कि 1 ईयर उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ठीक उसी तरीके से बिहार में 1 साल कंप्लीट ना कर पाने वाले बच्चे कितने थे, 1000 पर 44 बच्चे ऐसे थे जो 1000 बच्चों में से 44 बच्चे जीवित नहीं रह पा रहे थे 1 साल तक। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेंगे और उसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चीज को जरूर से आप नोट डाउन करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिटरेसी रेट। यहाँ पर लिटरेसी रेट के बारे में बताया गया है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं किस स्टेट में। तो ये जो लिटरेसी रेट दिखाया गया है यहाँ पर 2011 के अनुसार दिखा रखा है। जो ये रिपोर्ट है यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार है, और यूएनडीपी की जो स्टेट की रिपोर्ट आई होगी उसमें है ये। ठीक है, जो 83% लिटरेसी रेट है महाराष्ट्र का है। केरला का लिटरेसी रेट कितने परसेंट है, 94% है। और बिहार का लिटरेसी रेट जो है 64% है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया गया है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14 to 15 ईयर 2009 एंड 10। 2009-10 के डेटा के अनुसार इन्होंने यहाँ पर 2011 में जो रिपोर्ट निकाली यूएनडीपी ने 3 स्टेट्स की, वहां पर 14 से 15 साल के बच्चों में महाराष्ट्र में 64 बच्चे ऐसे थे, 64% बच्चे, यानी कि 100 में से 64 बच्चे ऐसे थे जो 14 से 15 साल के बच्चे जो स्कूल जाते थे, जिन्होंने स्कूल अटेंड करा। ठीक उसी तरीके से केरला में 14 से 15 साल के 100 बच्चों में से 100 लोगों में से कितने बच्चे थे यहाँ पर, 78 बच्चे। 78 बच्चे यानी कि 78 स्टूडेंट्स, मतलब जिन्होंने स्कूल अटेंड करा। 14 से 15 साल के बच्चों ने जिन्होंने स्कूल अटेंड करा। ठीक उसी प्रकार से बिहार में 35 स्टूडेंट ऐसे थे 14 से 15 साल के जिन्होंने स्कूल अटेंड करा। ठीक है, समझ में आया। यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो, जिन्होंने 100 बच्चों में से कितने % बच्चे ऐसे थे 14 से 15 साल के बच्चे जिन्होंने स्कूल अटेंड करा। ठीक है, आप आगे चलते हैं। इन तीनों चीजों की डेफिनेशन मैंने आगे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में दे रखे हैं ताकि आप वहां से अच्छे से समझ सकें, और मैं उन्हें दोबारा से समझा दूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं पब्लिक फैसिलिटी की ओर, यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं। किसी भी देश के डेवलपमेंट को सार्वजनिक सुविधाओं से मेजर करा जाता है, जो वहां पर दी जा रही हैं सार्वजनिक जनता के लिए। ठीक है, सार्वजनिक जनता यानी कि जनता के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाएं बोला गया है। जिस देश में जितनी ज्यादा सुविधाएं होगी उतना ज्यादा वो देश डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पे देखो दे रखा है, फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटी लाइक schools, hospital, community halls, transport, electricity and etc. किसी भी देश की नॉर्मल फैसिलिटी जो सभी को मिलती है वो क्या होता है, एजुकेशन लेवल यानी कि स्कूल्स, हॉस्पिटल यानी कि हेल्थ रिसोर्सेज, कम्युनिटी हॉल्स यानी कि वहां पे लोगों को बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल्स दिए जाते हैं, धार्मिक सुविधाएं दी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं दी जाती है और किसी भी देश में, और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दी जाती है। तो जिस देश में जितनी ज्यादा चीजें दी जाती हैं उसी प्रकार से वहां की डेवलपमेंट शो होती है। तो इन फैक्टर्स को भी डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एज वी नो that Punjab has more income than the average person in Kerala.
हम सभी जानते हैं कि पंजाब में केरला से अधिक क्या है, एवरेज इनकम है, यानी कि पर कैपिटा इनकम पंजाब की ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, केरला के कंपैरिजन में। बट Kerala has a low infant mortality rate because of the better public distribution system, like public distribution system which provide health and nutritional status to the state। देखिए किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की या फैसिलिटी का पता वहां की पर कैपिटा इनकम से चलता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि हमारे देश में पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू केरला। लेकिन केरला में एक चीज है जहां पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट लो होने के कारण क्या है, बिकॉज ऑफ बेटर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो वहां पर पीडीएस सिस्टम है, इस कारण से वहां पर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, कम है। यानी कि वहां पे जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस है बहुत स्ट्रांग है। कहां पे बोला गया है, केरला में। ठीक है, केरला में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत अच्छे से दिया जा रहा है और पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इस कारण वहां पर लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। तो डेवलप्ड ज्यादा कौन सा है, हमारा केरला। ठीक है, ये नहीं कि पर कैपिटा इनकम के बेस पे ले लिया, क्योंकि पर कैपिटा इनकम वहां पर पंजाब की ज्यादा थी तो उसी को ले लिया, नहीं। हम उसके साथ साथ और भी पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी पिछली स्लाइड में, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एजुकेशन यानी कि लिटरेसी रेट को लेते हैं, और तीसरा पॉइंट जो था हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो, उसको भी देखा जाता है, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज को देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला पॉइंट है हमारा, वी नीड पब्लिक फैसिलिटी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स बाय मनी। वी कैन नॉट एबल टू बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ द मनी। देखिए हम सभी जानते हैं कि पैसे से सभी चीज नहीं खरीदी जा सकती। ठीक उसी प्रकार से पॉल्यूशन, अगर हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट चाहिए, यानी कि किसी भी शुद्ध हवा या शुद्ध वातावरण चाहिए, तो वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। तो ये एक सार्वजनिक सुविधा का मेन फैक्टर है जो डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, which is also prepared by UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये एक रिपोर्ट है जो तैयार की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पॉइंट जो दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है हमने, ओवर द पास्ट डिकेड और सो health and education indicator have come to widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by UNDP compares the country based on the educational level of the people and their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India, its neighbors from Human Development Report 2018। जैसा कि आपने पिछले कुछ दशकों में देखा होगा, जैसा कि मैंने अभी पीछे स्लाइड में भी बताया कि UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट को तैयार करता है, जो रिपोर्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग कंट्रीज के एजुकेशनल लेवल को कंपेयर करा जाता है, साथ के साथ हेल्थ रिसोर्सेज को कंपेयर करा जाता है, और देन पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करा जाता है। यानी कि 3 पॉइंट्स के आधार पर उनका कंपैरिजन अलग अलग कंट्रीज का यहाँ पर किया जाता है UNDP द्वारा। चलिए अब हम आपको अगली स्लाइड में एक जहाँ पे इंडिया के कुछ सर्टेन डाटास को दिखाते हैं और अदर कंट्री जो भारत की नेबरहुड कंट्री है, यानी कि जो उनके अड़ोस पड़ोस की, भारत के जो आसपास की कंट्रीज हैं, उनकी डेवलपमेंट रिपोर्ट को दिखाते हैं। यहाँ पर 2018 में जो UNDP ने रिपोर्ट निकाली थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अनुसार हमारा देश और दूसरे देशों में क्या कंपैरिजन है, आइए देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। चलिए देखिए, टेबल नंबर 1.6, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फ्रॉम 2017। यहाँ 2017 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2017 में ये बनाई जरूर गई थी, जो बेस है वो 2007 का, यानी कि जो आंकड़े इकट्ठे करे गए हैं वो 2017 में इकट्ठे किए गए हैं, और उसको पब्लिश किस समय करा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में पब्लिश करा गया है। ठीक है,
और यूएनडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है, और कब स्टैब्लिश हुआ ये सारी डिटेल मैंने आपको लास्ट में, जो चैप्टर के लास्ट में हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है यानी कि जीएनआई और पर कैपिटा इनकम 2011 के हिसाब से अलग अलग देशों की यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो श्रीलंका की है, ये यूएस डॉलर्स में दे रखी है आपको। और पीपीपी जो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ ध्यान रखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं इस चीज को। क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कितना एक इंसान उस पैसे से किसी वस्तु को खरीद सकता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, इसे परचेजिंग पावर पैरिटी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्रीलंका, जो श्रीलंका की है प्रति व्यक्ति आय वो 11,326 यूएस डॉलर है। इंडिया की है 6,353 यूएस डॉलर। ठीक है, इसी प्रकार से म्यांमार की क्या है 5,567 डॉलर्स, पाकिस्तान की है 5,331 डॉलर्स, नेपाल की है 2,471 एंड बांग्लादेश की है 3,677। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेशियो जो है यहाँ पर, ये देखिए एक और फैक्टर यहाँ पर आ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये वही टर्म है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी, मैं आपको नीचे समझा दूंगा। नीचे यहाँ पर मैंने नोट्स में दे भी रखी है। मीन ईयर फॉर स्कूलिंग पीपल एज 15, 25 एंड अबव 2017, यानी कि 25 या 25 से ऊपर साल के बच्चे जिन्होंने स्कूल अटेंड करा वो कितने परसेंटेज रेशियो था किस देश में, वो भी यहाँ पे कंपेयर करके दे रखा है। इसी प्रकार से एसडीआई रैंक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर वर्ल्ड में रैंक क्या है उस देश की, वो यहाँ पर दिखा रखी है। श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम 31,326 थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो 75.5 था। इसी तरीके से लोगों का स्कूल अटेंडिंग रेशियो जो था 10.9 था, और ह्यूमन इंडेक्स रेशियो यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार जो उसकी रैंक थी वो थी 76। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंक डिसाइड करता है, कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान रखिए एसडीआई रैंक को देने वाला कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एवरी ईयर ये पब्लिश होती है। ठीक है, तो यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं, और ये कंपेयर करने की अलग अलग चीजें हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, एसडीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई रैंक इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैंड्स, एसडीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो फुल फॉर्म है एसडीआई की वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और जो रैंक दी जाती है वो 189 कंट्रीज में से दी जाती है। ठीक है, एसडीआई जो रैंक दी जाती है वो कितनी कंट्री में से दी जाती है? 189 कंट्रीज में से। अब आते हैं हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट, एज द नेम सजेस्टेड, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, किसी देश में एक इंसान की एवरेज लाइफ कितनी है। ठीक है, उसकी एवरेज लाइफ टाइम बर्थ के समय पे उसकी एवरेज लाइफ कितनी है वो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो में दिखाया गया है। इसके बाद पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स। हमने पहले बताया था कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो डॉलर्स में कंपेयर करी जाती है पहले। ठीक है, इट इज ऑल्सो डन अ वे दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री, विच इज ऑल्सो नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसे परचेजिंग पावर पैरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हम कितने डॉलर से, $1 से कितनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्योंकि हर एक डॉलर्स की अपनी एक वैल्यू है और उससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं। तो वो पर कैपिटा इनकम में भी आता है और पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में भी आता है। यानी कि एक तरीके से अगर बोला जाए जो पर कैपिटा इनकम है, वहां जो पर कैपिटा इनकम है वो एक व्यक्ति उतने पैसों की परचेजिंग पावर पैरिटी को रखता है, यानी कि उतना उसमें क्षमता है कि वो उस चीज को खरीद सकता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जो मेन पॉइंट है यानी कि 8वां पॉइंट इस चैप्टर का वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास को निरंतर कैसे रखा जाए। ठीक है, सस्टेन कैसे करें हम। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं,
Sustainable development refers to development of human with at the same time sustaining the ability of natural system. तो जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन विद एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम. इंसान के विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी निरंतर विकास एक ऐसी टर्म है जिसके अंतर्गत न केवल इंसान के विकास को रखा गया है बल्कि साथ के साथ उसी समय जो नेचुरल सिस्टम के विकास है, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का विकास कैसे किया जाए, उन्हें निरंतर कैसे यूज किया जाए, इन सब बातों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा गया है. चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. इट इज हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. जैसा कि यहाँ पर दूसरी स्लाइड में साफ साफ लिखा है कि इंसान की जरूरत की चीजों को फुलफिल करना, ये एक इंसान की जरूरत की चीजों को फुलफिल करा जाना चाहिए विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. यानी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, यानी कि पिछली जो आएंगे हमारे बच्चे बूढ़े जो भी आएंगे, जो आने वाली जनरेशन है, उनको हमारे द्वारा की गई किसी भी एक्टिविटी या हमारे द्वारा फुलफिल की गई हमारी नीड से उन्हें किसी प्रकार का कोई हार्म ना पहुंचे. समझे? तो वो सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं. यानी कि यहाँ पे जो बोला गया है, साफ साफ बोला गया है कि इंसान की जरूरत की चीजों को पूरा करना चाहिए जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन को कोई भी हानि ना पहुंचे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कार्बन बेस्ड ओरिजिनली डिजाइन फ्यूल फॉर द क्वांटिटी हाउ मच वी नीडेड. जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि निरंतर विकास के लिए हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए जितनी मात्रा में हमें जरूरत है. जैसा कि हमें बोला गया है, हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही उस चीज को यूज करें, तभी हमारा डेवलपमेंट सस्टेन हो सकता है. आगे चलते हैं. हमारा some non-renewable resources like underground water will take long time to replenish, so we should use that resource finite quantity. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो साफ साफ बोला गया है कि हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा लंबे समय तक चलेगा उसको भी उतना ही यूज करना चाहिए जितना कि जरूरी है, और जितना जरूरत है उतना ही यूज करें, आवश्यकता अनुसार उसे यूज किया जाए. आगे चलते हैं. हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं. चलिए यहाँ पे देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट. देखो ऐसी चीजें जो नेचर द्वारा रिप्लेनिश्ड की जा सकती हैं, दोबारा से बन सकती हैं, उन्हें क्या बोला गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि क्रॉप एंड प्लांट, अगर हम क्रॉप एंड प्लांट लगाएंगे तो नेचर उसे हेल्प करेगी वापस से हमारे स्टॉक को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर फ्यू इयर्स. यानी कि आने वाले साल में, कुछ सालों के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, वो हमारे लाइफ में नहीं रहेंगे, तो हम उन्हें उतना ही यूज करेंगे जितना हमें जरूरत है, ताकि आने वाली जनरेशन को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो. चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, अंडरग्राउंड वाटर इन इंडिया. तो जैसा आप देख रहे हैं, recent evidence suggested that underground water is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly 1/3 of the country it's overusing their underground water reserve. देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हमारे देश में बहुत से जगहों पर वाटर ओवर यूज होने की वजह से एक डर बना हुआ है कि वह जल्दी से समाप्त हो जाएगा. 300 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 300 जिलों में वाटर लेवल जो है हमारे देश में क्या हो गया है, 4 मीटर नीचे डिक्लाइन हो गया है. यानी कि नॉर्मल लेवल से वो 4 मीटर नीचे चला गया है. इसके बाद यहाँ पे बोला 1/3 ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री का 1/3 पार्ट है वो ओवर यूजिंग कर रही है अंडरग्राउंड वाटर के रिजर्व को. क्यों कर रही हैं? आप देखो, हमारे देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर ज्यादातर एक्टिविटीज क्या हो रही हैं,
जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, जिनको पानी चाहिए पीने के लिए वो कुओं, गांव में क्या हो रहा है, हमारे यूपी वेस्ट या पंजाब की बात करता हूं तो वहां पर लोग कुओं से पानी पीते हैं या हमारे अंडरग्राउंड वाटर को नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के तौर पे यूज कर रहे हैं ताकि उनकी नीड्स पूरी हो सके, यानी कि उनकी आवश्यकताओं की चीजें उन्हें मिल सके। पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, इन अनदर 25 years of 60% of the country would be doing the same if the present way of doing this resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agricultural purposes region of the Punjab, Western UP, Hard Rock, plenty areas of the central and the south India, some coastal area and the rapidly growing urban settlements. देखो अंडरग्राउंड वाटर जितना ज़्यादा ओवर यूज होगा हमारा, उस तरीके से जैसे कि वो खेती के लिए यूज कर रहे हैं या अदर तरीके से सेंट्रल यूपी जो हमारी वेस्टर्न यूपी है या कंट्री के जो हमारे सेंट्रल पार्ट्स हैं वहाँ पर भी पानी की दिक्कतों के लिए हम लोग अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, जिस कारण से तेजी से हमारा जो रिजर्व है वो अंडरग्राउंड वाटर का रिजर्व वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि हमारा अब ये चैप्टर का पूरा टाइम खत्म हो चुका है। अब आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट नोट्स की ओर। इम्पॉर्टेंट नोट्स यानी कि ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए SDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि SDI रैंक इन अबव टेबल आर out of 189 countries in all. It is a static composite index of life expectancy, education, per capita income, indicator which are used to rank country in 4 tiers of human development. तो जैसा कि मैंने बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है UNDP, यूनाइटेड नेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से, जिसमें 189 कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग देशों को अलग अलग रैंक प्रदान की जाती है। अब ये रैंक किस बेस पर प्रदान करी जाती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एक तरीके का इंडेक्स जो तैयार करा जाता है, इसके अंदर 4 चीजों को रखा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, एजुकेशनल लिटरेसी लेवल यानी कि पर कैपिटा इनकम के इंडिकेटर्स को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को यहाँ पर रखा गया है। इन सभी के आधार पर SDI यानी कि UNDP अपनी रिपोर्ट्स को तैयार करता है। ठीक है, और कंट्री को रैंक प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ डिनोट at the name suggested average expected length of the life of a person at the time of birth। यानी कि देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि एक एवरेज इंसान की लाइफ कितनी है उसके जन्म के समय, इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बोला गया है। सिंपल सी बात है, एक लाइफ को कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे के जन्म के समय की इसकी आयु इतनी होगी। 1000 ऑफ लीव्स के ऊपर ये बनता है बर्थ के समय, और इसी को बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। आगे चलते हैं हमारे पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको पहले समझा दिया है कि पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में कैलकुलेट करी जाती है, वैसे ही यहाँ पे दिया गया है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। It is also done in the way so that every dollars would buy the same amount of goods and services in the any country। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन डॉलर्स में किया जाता है ताकि अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करा जा सके। इसी प्रकार से प्रत्येक डॉलर की अपनी वैल्यू होती है, जिसके हिसाब से वो अपनी क्षमता अनुसार यानी कि जितनी अमाउंट है उसी अमाउंट में वो क्या खरीद सकता है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जा सकता है किसी कंट्री द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला गया है, इस पॉइंट को जो प्रत्येक डॉलर की जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की क्षमता है, इसे परचेजिंग पावर पैरिटी भी बोला जाता है। ठीक है, जो $1 पे आप कितने अमाउंट का सामान खरीद सकते हो वो उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या रेशियो जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लिव्ड चिल्ड्रन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। देखो, किसी साल में 1000 बच्चों के प्रपोर्शन में कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट करने से पहले मर गए,
उन सब का रेशियो क्या कहलाता है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहलाता है। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। किसी स्टेट या कंट्री में 1000 बच्चों में से जन्म के समय, ठीक है, 1 साल कंप्लीट करने से पहले जो बच्चे मर गए हैं उनके आधार पे जो रेशियो तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट पे अब आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में जो मेजर करा जाता है, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, जल्दी समझ में आ जाएगा। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड द अबव एज ग्रुप। 7 या 7 से ऊपर जितने बच्चे के आधार पर जो नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं उनको लिटरेसी पॉपुलेशन यानी लिटरेट पॉपुलेशन के आधार पर प्रोपोर्शन तैयार करा जाता है, उसे लिटरेसी रेट कहा जाता है। 7 साल से ऊपर, 7 साल या 7 साल से ऊपर के बच्चों पे जो प्रपोर्शन बनाया जाता है वो लिटरेसी रेट कहलाता है। ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो, 14 से 15 साल के एज ग्रुप के बच्चे, जिन बच्चों ने स्कूल अटेंड करा किसी एरिया में, ठीक है, उसी सेम ग्रुप के बच्चे, उन्हें बोला गया, उनके रेशियो को यहाँ पे बोला गया नेट अटेंडेंस रेशियो। भाई किसी गांव में 14-15 साल के बच्चे 500 हैं, 500 में से जितनों ने स्कूल अटेंड करा वो उसका नेट अटेंडेंस रेशियो बन जाएगा उस हिसाब से। ठीक है। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। UNDP stands for United National Development Program. It is formed in 22 November 1965 in New York. ध्यान रखिए, ठीक है, मैंने इन न्यूयॉर्क इसलिए बोला क्योंकि न्यूयॉर्क में ये स्टैब्लिश हुआ था, जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है इसका वहीं पर है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की फुल फॉर्म जो है UNDP की फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और जो इसको फॉर्म करा गया वो कब करा गया? 22 नवंबर 1965 न्यूयॉर्क में। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट तैयार होती है, ध्यान रखिए कौन निकालता है, कौन सी रिपोर्ट तैयार करता है UNDP? वो SDI रिपोर्ट्स को तैयार करता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये रिपोर्ट को तैयार करता है। नेक्स्ट आपका आता है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, GDP। GDP stands for यानी कि sum of all goods and services produced within a country during the financial year is called gross domestic product। किसी भी देश की टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस हुई है उस कंट्री में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी टोटल अमाउंट को ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा गया है। समझ में आ गया है? अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। किसी भी देश की गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को टोटल कर दिया जाए, ठीक है, एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उन सब को टोटल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जस्ट फॉरेन इनकम को इंक्लूड कर दिया गया है। सिमिलर टू डेवलपमेंट GDP यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट के अनुसार, उसमें बस एक पॉइंट ऐड करा है, जितनी भी इनकम फॉरेन से हो रही है उन सारी चीजों को इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। जैसे कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई, प्लस हमें जो इनकम हो रही है फॉरेन से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जो वैल्यू आ रही है, उस सब को जोड़कर हम क्या कहेंगे? GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है और अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर जाना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक में आपको NCERT क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिलेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं उनको भी सॉल्व करके मैंने वहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा वहाँ पर चैप्टर की समरी भी मिलेगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर की समरी कॉपी में करनी है और देन उसके बाद अपने NCERT बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। और यहाँ पे हमारा वीडियो का पार्ट 2 समाप्त होता है।